नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विमल कुमार, व्याख्याता इतिहास, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। तो साथियों, आज हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता साथियों एक ऐसा टॉपिक है जो पटवारी के एग्जाम से लेकर आईएएस के एग्जाम तक इससे संबंधित खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं मानव इतिहास की कहानी। तो साथियों, मानव का जो इतिहास है वो हम 3 कालखंडों में देखते हैं मोटे तौर पर। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा साथियों? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्ट्री काल भी कहते हैं। साथियों, दूसरा है आद्य इतिहास, जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्ट्री पीरियड। 1 बाय 1 साथियों देखते हैं हम। प्राग ऐतिहासिक काल का जो कालक्रम है वो लगभग 20 लाख से 3000 ईसा पूर्व। इसका जो कालक्रम है 20 लाख ईसा पूर्व से लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है। साथियों, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये रही है कि इस काल में लिखित साक्ष्यों का अभाव था। क्या साथियों? इस काल से जो हमें सामग्री मिली है वो उसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके अलावा मोटे तौर पर इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं साथियों: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये मानव के विकास की कहानी है। नवपाषाण काल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस काल में व्यक्ति ने, इंसान ने झोपड़ी बनाना प्रारंभ कर दिया था, स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था, और पशुपालन, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार था, पशुपालन और खेती, वो हम देखते हैं साथियों नवपाषाण काल में प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा प्रोटो हिस्ट्री का जो काल है वो साथियों 3000 से लेके और लगभग 600 ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी तक का जो काल माना जाता है। इसी काल में हम रखते हैं साथियों सिंधु घाटी सभ्यता। साथियों, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। हम खूब रटते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन रटते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत डीपली पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस कालखंड में रखते हैं। तो साथियों, आंसर क्या आएगा इसका? आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। सिंधु घाटी सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री पीरियड का एक पार्ट है। साथियों, की इसकी जो मुख्य विशेषता वो ये रही है कि इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन अपठनीय है, उनको उद्वाचित नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है साथियों। तीसरा जो कालखंड है वो है साथियों ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्ट्री पीरियड। साथियों, इसका जो कालखंड है वो लगभग 600 से और उसके बाद का काल, 600 ईसा पूर्व से लेकर उसके बाद का काल। इस काल में हम रखते हैं मुख्य रूप से वैदिक काल को, वैदिक पीरियड को। और वैदिक पीरियड की बात करें हैं तो हम इसको देखते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या साथियों? उत्तर वैदिक काल से हम ऐतिहासिक काल को देख सकते हैं, मान सकते हैं। साथियों, इस काल की जो मुख्य विशेषता वो ये रही है कि इस काल में हमको पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, दोनों प्रकार के, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी, दोनों सोर्सेज उपलब्ध हैं। और साथियों, इस काल की जो मुख्य विशेषता वो ये रही है कि इस काल में लिपि को पढ़ लिया गया है। देखिए साथियों, ऐतिहासिक काल में हमको लिखित साक्ष्य के अभाव मिले हैं, कोई साक्ष्य नहीं मिला है लिखित रूप में। आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री काल में हमको लिखित साक्ष्य तो मिल गए हैं, लेकिन उनको डेसोफोर नहीं किया गया है, उनको पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं साथियों लिपि को पढ़ लिया गया है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक जो भी साहित्य को, जो पुरातात्विक जो सोर्सेज हैं, उन दोनों स्रोतों को, सोर्सेजों को पढ़ लिया है। अब साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन के स्रोत, स्टडी के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो साथियों, इसमें हम देखते हैं, पहला है मोहर। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं, जो खुदाई में हमको अवशेष मिले हैं, उनमें पहला है मोहर, दूसरा है शील, मृदभांड। ये पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है जिससे हमें इसके अध्ययन के स्रोतों में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। इसके अलावा धौलावीरा से प्राप्त
चित्राक्षर लेख। हमको धोलावीरा से एक चित्राक्षर लेख मिला है, वो लेख भी हमको अध्ययन सामग्री में या अध्ययन करने में उपयोगी साबित हुआ है। इसके अलावा साथियों देखते हैं महल, खंडहर, लोथल से प्राप्त हाथी दांत का पैमाना। जी हाँ साथियों, हाथी दांत का स्केल मिला है। इसके अलावा चक्र, स्वास्तिक की आकृति। साथियों हमारे जो धर्म का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है स्वास्तिक। कौन सा साथियों? स्वास्तिक। ये स्वास्तिक हमको सिंधु घाटी सभ्यता की देन है साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता में इसके प्रमाण मिल चुके हैं, जो आज हमारी संस्कृति में, आज हमारे धर्म में हमारी आस्था का प्रतीक है स्वास्तिक, वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। इसके अलावा साथियों कब्रिस्तान मिले हैं। कब्रिस्तान 37 के अवशेष पाए गए हैं। खेल के स्टेडियम, धोलावीरा से खेल का स्टेडियम मिला है, पूरा का पूरा स्टेडियम मिला है साथियों, जिससे हमें खेल से संबंधित जानकारी भी मिलती है। आगे चलते हैं साथियों, खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, किस किस चरण से गुजरना पड़ा साथियों? तो साथियों पहले हम देखते हैं 1826 में एक व्यक्ति हुए, चार्ल्स मेसन। कौन साथियों? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने इस स्थल का अवलोकन किया। क्या साथियों? केवल उसका अवलोकन किया, भ्रमण किया, और इसको एक नाम दिया सिकंदरकालीन नगर। साथियों ये सवाल पूछा जाता है कई बार कि किस विद्वान ने सिंधु स्थल को या सिंधु घाटी सभ्यता को सिकंदरकालीन नगर कहा? आंसर क्या आएगा? चार्ल्स मेसन। 1826 में अवलोकन करके और उसको नाम दे दिए सिकंदरकालीन नगर। आगे देखते हैं साथियों, दूसरे जो विद्वान थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम में 1853 और 1856 इस काल में इन्होंने वहां का अवलोकन किया और सिंधु घाटी सभ्यता का उस स्थल का मानचित्र जारी किया। क्या साथियों? मानचित्र। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहे जाते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट है ये कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। सवाल खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये ASI के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं साथियों, अलेक्जेंडर कनिंघम ने अवलोकन किया, मानचित्र जारी किया और एक नाम दिया, एक राजा का नगर। जी हां साथियों, अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिंधु स्थल को देखा, मानचित्र जारी किया और एक राजा का नगर की संज्ञा दी। एक इंपोर्टेंट नोट साथियों, देखिए दोनों ने इसके महत्व को नहीं समझा और ना ही उत्खनन कार्य किया। अभी दो व्यक्तियों के नाम आ चुके थे, चार्ल्स मेसन और अलेक्जेंडर कनिंघम। दोनों ने क्या किया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको नहीं समझा और ना ही उत्खनन कार्य किया। अभी तक कोई काम नहीं किया उत्खनन कार्य, केवल अवलोकन हुआ, मानचित्र जारी हुआ। ठीक है, उनके नाम दिए गए। अगले विद्वान थे वर्टन बंधु। जी हां साथियों, जॉन वर्टन और विलियम वर्टन दोनों भाई थे। 1856 में इन्होंने फिर प्रयास किया और कहा जाता है कि लाहौर से कराची के बीच, कहां साथियों? लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और बिछाते समय रास्ते में एक टीला आ गया और वो टीला कौन सा था? हड़प्पा का टीला। उनको नहीं पता था कि ये क्या है, ये ईंटें कहां से प्राप्त हो रही हैं, और उस टीले से जो ईंटें प्राप्त हुई उन ईंटों का प्रयोग इन्होंने अपनी रेलवे लाइन निर्माण में किया। ठीक है साथियों, लेकिन इन्होंने खुदाई प्रारंभ नहीं की, केवल उनका प्रयोग किया। किनका? ईंटों का। जो ईंट उस टीले से मिली थी उन ईंटों का प्रयोग इन्होंने रेलवे लाइन
बिछाने में किया। अगले व्यक्ति आते हैं साथियों श्री D.R. साहनी। जी हाँ साथियों, दयाराम साहनी। 1921 इंपोर्टेंट वर्ष रहा है हमारे पूरे भारतीय इतिहास का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक सर जॉन मार्शल। जी हाँ साथियों, ध्यान रखना, कनिंघम प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है साथियों, और सर जॉन मार्शल ये कौन थे? इस समय 1921 में ASI के महानिदेशक थे। कौन साथियों? सर जॉन मार्शल। और इन्हीं के निर्देशन में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल का अन्वेषण किया। किन के निर्देशन साथियों? मार्शल के निर्देशन में, सर जॉन मार्शल। और अन्वेषण किसने किया? श्री दयाराम साहनी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। किन के निर्देशन में किया? अगर सवाल पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, अन्वेषण किसने किया? श्री दयाराम साहनी। किसका अन्वेषण किया? हड़प्पा नामक स्थल का। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? इसका आंसर है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई और यहां पर अन्वेषण किया गया और उत्खनन कार्य किया गया। इसके अलावा साथियों देखते हैं कि पुरातात्विक दृष्टि से अगर पूछा जाए कि पुरातात्विक दृष्टि से हड़प्पा की खुदाई किसने प्रारंभ की, तो क्या आएगा साथियों? दयाराम साहनी। क्योंकि दयाराम साहनी ने 1921 में यहां पर खुदाई प्रारंभ की और अपना कार्य जारी रखा। साथियों अगले टॉपिक में या अगली क्लास में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, उसका विस्तार, उसका नामकरण और सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन स्थलों की विशेषताएं, कौन कौन से प्रमाण मिले हैं और प्रश्न की दृष्टि से या एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है साथियों, थैंक यू।